9 जून 2024 ये वो दिन था जब हर रोज की तरह इंदौर पैसेंजर ट्रेन उज्जैन से चलकर इंदौर स्टेशन पहुंची और पूरी ट्रेन खाली हुई तो उस ट्रेन को सफाई करवाने के लिए यार्ड में भिजवाया गया। और जब सफाई कर्मचारी उस ट्रेन की सफाई कर रहे होते हैं तो तभी एक सीट के नीचे से उन सफाई कर्मचारियों को एक बैग और बोरी दिखाई पड़ी। हालांकि उससे काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी और इसीलिए संदेह होने पर रेलवे डिपार्टमेंट के पुलिस को वहां पे बुलाया गया और पुलिस द्वारा जब उसे बाहर निकाल करके देखा गया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि अनएक्सेप्टेड था, क्योंकि उसमें एक महिला का शरीर था तो जरूर पर अलग अलग भागों में। और चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह भी थी कि उसमें काफी सारे पार्ट्स मिसिंग भी थे, जैसे कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर। और अब यह मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका था कि इस केस को सॉल्व करने में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि जब ये घटना हुई थी तभी मुझे इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन उस समय ये केस सॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन इंदौर की जीआरपी की पूरी टीम यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने मिलकर इस केस को समय रहते सॉल्व किया और अपराधी को पकड़ा भी। पर सवाल ये है कि महिला की ऐसी क्या गलती थी और किस शख्स ने बेचारी का ये हासिल किया। यकीन मानो इस पूरी घटना को ध्यान से सुनने के बाद आप और हम जो गलती करते आ रहे हैं वो तो अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए इस घटना को ध्यान से सुनना और हो सके तो अपनी माताओं बहनों को जरूर इस वीडियो को भेज देना। तो फिर क्या थी उस महिला की कहानी और क्या और क्यों हुआ था उस महिला के साथ, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है इंदौर से तकरीबन 700 प्लस किलोमीटर दूर गुजरात के सटे एक छोटे से गांव रतनाल से। इस गांव में एक छोटा सा परिवार था जिस परिवार की कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ उस परिवार में एक महिला मीराबेन थी जिसकी उम्र तकरीबन 37 वर्ष थी। उसके घर में भी हर घर की कहानी की तरह उनके घर पे क्लेश आए दिन मचा ही रहता था। और इसी के चलते एक दिन परेशान होकर मीराबेन अपने पति से कहती है कि मैं उज्जैन होते हुए मथुरा जा रही हूँ। और इसीलिए गुस्से में आकर उसने अपने थोड़े बहुत जल्दी में कपड़े पैक किए और घर से निकल गई। और घर से निकलने के बाद वो सीधे मथुरा के लिए ट्रेन नहीं पकड़ती है बल्कि उज्जैन जाती है, जैसा कि उसने अपने पति को कहा था। और अब उसी दिन जब वो उज्जैन पहुंची थी तो वो महाकालेश्वर मंदिर से होकर जब उज्जैन स्टेशन वापस लौटी तब उसने देखा कि उसकी मथुरा जाने वाली ट्रेन तो निकल चुकी है और अब बेचारी मीराबेन उज्जैन के स्टेशन पे अकेली बैठी रहती है। और फिर अब अगली सुबह यानी कि 9 जून 2024, जिस दिन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से एक पैसेंजर ट्रेन जो कि उज्जैन से चल के इंदौर पहुंची थी, तो उसी ट्रेन को जब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे तो एक बैग और बोरे में जो भी कुछ बरामद हुआ था वो किसी और के अवशेष नहीं थे बल्कि उसी महिला मीराबेन के थे। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी जो कि कोसों दूर से चलकर उज्जैन आई थी, तो उज्जैन में उस बेचारी महिला का कौन ऐसा दुश्मन निकलता है जो कि उसका ये हासिल कर देता है। हालांकि इसके बारे में तो हमें जीआरपी की आगे की इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। खैर अब जीआरपी की पुलिस ने अज्ञात हत्या का मामला दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात करना शुरू कर देती है। और ये तहकीकात करते करते 9 जून से 11 जून भी बीत जाता है, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली थे और कुछ भी कोई सुराग या सबूत नहीं पता चलता। पर वहीं दूसरी ओर इंदौर से हजारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड ऋषिकेश में खड़ी एक ट्रेन यानी कि लक्ष्मीबाई नगर से होकर उज्जैन से होते हुए ऋषिकेश जो ट्रेन पहुंची थी, तो उसी ट्रेन में एक सीट के नीचे ठीक उसी तरह की एक बोरी बरामद हुई और उसी में महिला के बाकी के भाग बरामद हुए, यानी कि वो दोनों ही हाथ और पैर। जिसके बाद अब ऋषिकेश की जीआरपी पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पड़ताल में सबसे पहले वो लक्ष्मीबाई नगर के जीआरपी पुलिस को ये सूचना दी जाती है, क्योंकि वो ट्रेन वहीं से चलकर ऋषिकेश पहुंची थी। तो अब जैसा कि इधर इंदौर पुलिस भी इसकी पड़ताल में लगे हुए थे और बाकी के अंगों की तलाश कर रही थी, तो अभी ये खबर मिलते ही पुलिस समझ जाती है कि ये भाग हो ना हो उसी महिला के होंगे। पर फिर भी दोनों अलग अलग भागों के डीएनए को लेकर मैच करके कंफर्म किया जाता है और इसी दौरान हाथ में गुदा हुआ नाम नजर आता है जो कि 2 नाम पाया जाता है, मीराबेन
और गोपाल भाई। अब नाम से तो अच्छा खासा ये पता चल ही रहा था कि ये जो नाम है थोड़ा बहुत तो गुजराती टाइप का है, और जिस तरह का टैटू बनाया गया था तो इसी टैटू और नाम को आधार बनाकर पुलिस अब आगे की पड़ताल करना शुरू करती है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश में गुमशुदा हुई सभी महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि कहीं से कोई महिला लापता तो नहीं, लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आती। और फिर इसी पड़ताल के दौरान ये भी पता चलता है कि इस तरह के नाम का टैटू गुजरात की सीमा के लगे झाबू और रतनाल के एरिया साइड में बनाया जाता है। फिर इंदौर की जीआरपी पुलिस ने रतनाल के स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क किया तो पता चला कि 12 जून को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो कि उसके पति की अपनी पत्नी से पिछले कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया था, और ये बताते हुए कि उसकी पत्नी घर से नाराज होकर उज्जैन होते हुए मथुरा जाने की बात कही थी। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि पुलिस जिस महिला की जानकारी जुटाने में लगी हुई है वो महिला वही है। हालांकि उसके पति को जब उस महिला के अवशेषों से जो भी कुछ कपड़े और ज्वेलरी वगैरह बरामद हुए थे, और सबसे बड़ी बात जो अहम सबूत था, जो हाथ की फोटो खींचकर रखी गई थी जिस हाथ में मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था, तो वो सब दिखाते हुए उसके पति से पूछा गया तो उसके पति ने पुख्ता किया कि वो उसकी पत्नी ही है। अब इतनी मेहनत करके जीआरपी पुलिस ने यहां तक की गुत्थी तो सुलझा ली थी, पर अभी आगे की पूरी सच्चाई का और अपराधी का पता लगाना बाकी था। तब जीआरपी पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना शुरू किया कि एक बैग और बोरी उज्जैन से इंदौर आने वाली पैसेंजर ट्रेन में मिली थी, और वहीं बाकी का भाग ऋषिकेश के उस ट्रेन में मिला जो उज्जैन होते हुए वहां पे पहुंची थी। इसका मतलब फिर ये निकलता है कि ये घटना हो न हो उज्जैन के आसपास में ही हुई है, और उज्जैन स्टेशन से ही इस अवशेषों को अलग अलग ट्रेनों में रखा गया होगा। और इसीलिए बिना देरी किए सीधे तौर पे अब उज्जैन स्टेशन पे लगे जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाते हैं, और उन्हीं फुटेज में एक फुटेज में ये देखा गया कि मीराबेन नाम की वो महिला एक शख्स के साथ उज्जैन स्टेशन से निकलकर पास के ही रेलवे स्टेशन के हीरा मिल के रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे थे। फिर बिना देरी किए जीआरपी पुलिस उसी हीरा मिल जो कि रिहायशी इलाका था उधर जाके छानबीन करना शुरू करती है। तो इसी दौरान एक महिला उन पुलिस वालों को मिलती है, पर हैरानी की बात ये थी कि जब उस महिला ने देखा कि पुलिस वाले उसके इलाके में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो महिला खुद उस पुलिस वालों को कुछ बताने की कोशिश करने लग जाती है। कोशिश वर्ड का मैं इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि वो बेचारी यानी कि वो महिला गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, और इसीलिए पुलिस वाले उसके इशारों को भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या बताना चाह रही है। तब जीआरपी पुलिस ने उन टीचर्स का सहारा लिया जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कि जो देख सुन या फिर बोल नहीं सकते हैं, और जो भी कुछ उस महिला ने इशारों ही इशारों में बताया सच में वो बहुत ही भयानक और हैरान कर देने वाला था। हालांकि महिला के बयान के मुताबिक जब पुलिस वाले महिला के घर पे पहुंचे तब वहां पर उन्होंने जो भी कुछ देखा उससे यह पता चला कि मीराबाई की जो भी दुर्दशा की गई थी वो उसी गूंगी महिला के घर पे की गई थी। और उस घर की तलाशी लेने पे मीराबेन की चप्पल, फटे हुए कपड़े और कुछ ज्वेलरी बरामद हुए, पर अभी तक आरोपी कमलेश फरार था जो कि वो शख्स उसका पति था, कि उस गूंगी महिला का पति था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो गूंगी महिला भीख मांगने का काम करती थी और आरोपी कमलेश रेलवे में मजदूरी किया करता था, और जो मूल रूप से यूपी का रहने वाला था, और 15 साल पहले ही वो उज्जैन में आके दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। हालांकि आगे की इन्वेस्टिगेशन में जब उसे पकड़ लिया जाता है तब पकड़े जाने के बाद कमलेश ने सारी कहानी बताई, जो कि इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले गाइज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब हम 50,000 की फैमिली को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उसे जल्द ही कंप्लीट करने में सब्सक्राइब करके सहयोग करें ताकि Q&A वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ सके। खैर, कमलेश ने बताया कि मीराबेन नाम की वो महिला जब उज्जैन स्टेशन पे अकेली और गुमसुम उदास बैठी हुई थी तो पहले तो मैंने ये कंफर्म किया कि वो महिला अकेली ही है ना,
और कंफर्म हो जाने के बाद मीरा से बात करना शुरू किया और सहानुभूति जताई। तब मीरा ने अपने घर की सारी बातें उस शख्स को बताना शुरू किया कि कैसे उसके घर पे आए दिन उसके पति के साथ विवाद होता रहता है, उसका पति उसे परेशान करता है। और यहाँ तक कि मीरा ने अपने घर का हर एक दुखड़ा कमलेश नाम के व्यक्ति को सुना दिया और फिर उससे कहा कि अब मुझे उज्जैन से मथुरा को जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी ट्रेन छूट गई। और यही सबसे बड़ी गलती मीरा बेन ने कर दी थी, उस शख्स को सब कुछ बता करके। और ज्यादातर हम में से लोग ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। सिर्फ यही गलती नहीं, बल्कि ट्रैवल करने के दौरान हम लोग तो कुछ अनजान लोगों से खाना पीना भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद मीठी बातें कर लेते हैं और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। जैसा कि इस केस में मीरा बेन बहुत बुरी तरीके से फंसी, क्योंकि मीरा बेन ने अपनी सारी कमजोरी, अपना सारा दुख दर्द कमलेश को बता दिया और कमलेश समझ गया था कि इसके साथ कैसे बातें करनी है जो कि मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। उसने बहुत सारी बातें करी और फिर सहानुभूति जताते हुए ये भी कहा कि तुम्हारी ट्रेन तो छूट चुकी है, तुम्हारा यहाँ पे अकेले रहना ठीक नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। मैं शादीशुदा हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ। अब बेचारी मीरा बेन तो घर से ही निराश होकर झगड़ा करके निकली थी और शायद इसीलिए जब उसके साथ कमलेश ने चिकनी चुपड़ी बातें की तब वो उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसके घर चली गई। और अब उसके घर जाने के बाद उसकी पत्नी यानी कि कमलेश की पत्नी ने प्रेम पूर्वक खाना बनाया। तीनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक से खाना खाया भी। और फिर ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कमलेश की पत्नी सुबह खाना बना के इस बार जल्दी में थी तो इसीलिए सुबह सुबह निकल जाती है, जिसके बाद उसका पति यानी कि कमलेश खाने में बेहोशी की दवा मिला के मीरा बेन को खिलाता है। और जब वो खाना खा के बेसुध हो जाती है तब कमलेश मीरा बेन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से मीरा को होश आ जाता है और फिर वो विरोध करना शुरू कर देती है, जिसके चलते कमलेश ने पास में ही पड़े रेलवे में इस्तेमाल होने वाले एक बड़े से नट बोल्ट को उठा के उसके माथे पे जोर से मारा, जिसके चलते वो अचानक से शांत हो गई। हालांकि अभी तक मीरा की सांसें चल रही थी पर कमलेश को लगा कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने पहले एक रस्सी को उठा के उसके गले में लपेटा और मीरा की जो बची खुची सांसें थी उसे भी रोक देता है और फिर उसका ठिकाना लगाने के लिए ही उसके शरीर को अलग अलग करना शुरू करता है। और इसी बीच उसकी पत्नी यानी कि वो गूंगी महिला आ जाती है और अपने पति को ये सब करता देख लेती है। पर कमलेश अपनी पत्नी को ये सोचकर छोड़ देता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी तो गूंगी है, किसी को क्या ही कुछ बताएगी। और वो अपने काम में शिद्दत से लगा रहा और अलग अलग बोरे और बैग में उसे डालकर उज्जैन से इंदौर जाने वाली ट्रेन की सबसे पीछे वाले डिब्बे की सीट के नीचे जब तक वो एक बैग और बोरी को रखता ही है कि तभी ट्रेन चल देती है। और इसीलिए अब उसे घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और जब अगली ट्रेन जो कि लक्ष्मीबाई नगर से चलकर उज्जैन स्टेशन पहुंची थी तो उसी ट्रेन में उसने आखिरी बोरी को भी रखा जो कि ऋषिकेश में जाकर पाया गया था। इसके बाद वो स्थानीय नदी में जाके स्नान करता है और फ्रेश होके घर जाता है और घर में सभी दाग धब्बों और सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस उसके घर पे छानबीन करती है तब उन्होंने सब कुछ बरामद तो किया ही, यहाँ तक वो नशीली दवा की थैली को भी बरामद कर लिया था। और अब कमलेश नाम का वो व्यक्ति जेल में है। खैर, इस घटना से आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया और आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपनी माताओं और बहनों और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं को देखकर वो खुद को किसी और कमलेश का शिकार होने से बचा सके। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली वारदात के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।